हेलो माय बेबीज, कैसे हैं आप सब। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई। क्या चल रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है आजकल। आई होप कि पढ़ाई हो रही होगी एंड आई होप कि आप मुझे मैसेज करके बताएंगे भी कि मैम हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ओके। सो यस, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था बिजनेस लॉ का, विच इज एलिमेंट्स एंड लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड एलएलपी, राइट। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में माइनर्स के ऊपर डिस्कशन, अच्छा लंबा डिस्कशन किया था। काफी बढ़िया डिस्कशन किया था। ओके। अभी हम अब नेक्स्ट पार्ट पे जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं, पार्टनर का एक दूसरे से एंड पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है। पार्टनर का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है एंड दूसरा पार्टनर का थर्ड पार्टी से क्या रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। हम वो पढ़ने वाले हैं एंड वो काफी बड़ा डिस्कशन है, काफी बड़ा डिस्कशन है, ठीक है। तो इसके लिए भी अपन को 2 क्लास लगेगी पार्टनर का रिलेशनशिप पढ़ने के लिए। अच्छे समझना है, हमें इस तरीके से समझना है कि हम इसी क्लास में आधी चीजें तो समझ जाए अच्छे से और लर्न कर लें, ठीक है। लर्न कर लें मतलब हमें पता चल रहा है कि इसका ये चीजें होती है। ओके, काफी बड़ा है, यहाँ तक आएंगे अपन। एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी तक, उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या रहती है वो हमको पढ़ना है, फिर डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पढ़ना है। तो हमें तो ये पढ़ना है सबसे पहले कि रिलेशनशिप एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से क्या रहता है, और दूसरा क्या, और रिलेशनशिप पार्टनर का थर्ड पार्टी से क्या रहता है वो, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ कैसे रहता है, मतलब वन अनदर। दो पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। मान लो यहाँ पे एक पार्टनर है हमारा, इसका नाम है ए, और एक पार्टनर है ये हमारा, इसका नाम है बी। इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, एक दूसरे से क्या रिलेशन है, हमको वो पढ़ना। सो पार्टनरशिप अराइज कैसे होती है, अग्रीमेंट से अराइज होती है। 100 बार पढ़ चुके हैं अभी तक हम, 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में ही लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप अराइज होती है थ्रू अग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। द अग्रीमेंट जनरली प्रोवाइड्स म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, एंड एग्रीमेंट में ही लिखा होता है कि आपकी राइट्स क्या है और आपकी ड्यूटीज क्या रहेंगे। ये तो उसमें लिखा होता है, एक्सप्लिसिटली लिखा रहता है कि एग्रीमेंट में ही लिखा है कि राइट्स और ड्यूटीज क्या है आपकी। अगर मान लो वेयर पार्टनरशिप अराइजेस बाय इम्प्लीकेशन, मतलब कि आपकी पार्टनरशिप अग्रीमेंट से अराइज नहीं हुई, आपकी पार्टनरशिप बात करने से अराइज होगी कि हम लोग चलो साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल्स नहीं है, उसको कुछ नहीं बोला, या नो आर्टिकल्स एग्जिस्ट, मतलब एग्रीमेंट भी नहीं है, आपको कोई आर्टिकल्स भी नहीं है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। ना तो आपके पास अग्रीमेंट है, ठीक है, अग्रीमेंट भी नहीं है, आपके पास कोई आर्टिकल्स भी नहीं लिखे हुए हैं जहां पे एक्सप्लिसिटली लिखा हो कि आपके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, नहीं लिखा, दोनों साइलेंट है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम जाते हैं किसके पास, अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास जाएंगे। हम उनसे बोलेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्लीज हमको बताइए, प्लीज हमको बताइए कि हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है एज अ पार्टनर्स टू वन अनदर, या टू फर्म, ठीक है, टू फर्म। हमारी पार्टनरशिप में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी टू वन अनदर या टू अ फर्म, इन केस एग्रीमेंट नहीं है या आर्टिकल्स नहीं। इफ एग्रीमेंट और आर्टिकल्स रहते हैं उसमें सब कुछ एक्सप्लिसिटली लिखा होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपकी राइट्स क्या, आपकी ड्यूटीज क्या है। अगर नहीं है, साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप किसके पास जाओगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास जाओगे, और ये आपको बताएगा कि आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। अब इसमें कुछ जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज दी हुई है, वो हमको समझनी है, वो हमको पढ़नी है, ठीक है। कभी उस पे कुछ एमसीक्यू आ जाए कि क्या ये पार्टनर की राइट्स में आता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो आपको बताना है कि वो आता है कि नहीं आता है, वो ट्रू है कि फॉल्स है ना, आपको ये बताना है। तो चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं राइट्स, फिर पढ़ेंगे ड्यूटीज, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, इसको अपन लिख भी लेंगे शॉर्ट में कि राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या है, ओके। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अनलेस अदरवाइज अग्रीड द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई, मतलब कि अनलेस अदरवाइज ये अप्लाई तो होते हैं, अगर उन लोगों ने बोला कि ये हमें अप्लाई नहीं करने अपने ऊपर, है ना, मतलब कि उनने अग्रीमेंट में डाल दिया कि ये हमको अप्लाई नहीं करने अपने ऊपर, तो वो चाहे तो इन रूल्स को अलग भी कर सकते हैं, कुछ अलग भी कर सकते हैं, बट मोटा मोटा तो यही है आपके पास, ठीक है। सो एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि
बिजनेस में क्या काम हो रहा है, इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में क्या काम हो रहा है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे कंडक्ट हो रहा है बिजनेस, उसमें पार्ट लेने का हर पार्टनर का क्या है, राइट है, हर पार्टनर का हक है, ठीक है। राइट्स का मतलब क्या होता है, हक, हक है, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज फ्री एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, बुक्स एंड अकाउंट्स एंड मे एग्जामिन एंड कॉपी देम। सारे पार्टनर का राइट, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट में राइट है। ओके, यहाँ पे साइड साइड में लिख भी लो शॉर्ट में कि आपको एकदम से याद आ जाए। यहाँ पे बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें कि जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है किसके, पार्टनरशिप फर्म के, उसको वो एग्जामिन भी कर सकते हैं, उसको कॉपी करके रख भी सकते हैं, उनके पास फ्री एक्सेस है उस चीज का। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अनलेस अदरवाइज एग्रीड। प्रॉफिट्स की बात हो रही है कि अगर प्रॉफिट्स का कोई रेशो नहीं दिया गया है, कोई रेशो नहीं दिया गया है, तो वो क्या करेंगे, इक्वली प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, इक्वली प्रॉफिट शेयर को डिवाइड करेंगे, और हर पार्टनर का वो क्या है, राइट है। Partner contributing beyond agreed capital is entitled to agreed interest or 6% per annum if no rate specified. Interest on capital is payable only if agreed. मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये बोल रहे हैं कि जो भी पार्टनर कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट करना था उससे ज्यादा बियॉन्ड जाके, मान लो कि सबने एग्री किया था कि 1 लाख कैपिटल रखेंगे, अगर 1 लाख से ज्यादा कोई दे रहा है, मान लो कोई कोई 2 लाख दे रहा है, मतलब 1 लाख बहुत ज्यादा दे दिया उसने, अगर वो 2 लाख दे रहा है तो 1 लाख एक्स्ट्रा दिया है, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना चाहिए, और एग्रीमेंट पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर मिल रहा है तो या तो जो इंटरेस्ट आपने अग्री किया, मान लो आपको देना है 5%, आपको देना है 4%, अगर वो नहीं तो 6% तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि 6% तो दे दो, है ना। अगर कुछ भी नहीं लिखा, कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा, तो जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से इंटरेस्ट दे दो, मतलब 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे दो। ओके, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। क्या होता है ना, कभी कभार कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो वो क्या करते हैं, अगर कैपिटल की जरूरत है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो जितना कैपिटल सबने कंट्रीब्यूट किया है उससे बियॉन्ड जाके भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपकी फॉर्म है ना, आप जितना चाहो कर सकते हो, राइट। तो अगर उनने एक्स्ट्रा कैपिटल बियॉन्ड द अग्री कैपिटल किया है, तो उसको ही इज एंटाइटल, उसके पास राइट है, उसका हक है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिले, ठीक है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। अगर कोई इंटरेस्ट रेट लिखा है, दिया हुआ है, ऑलरेडी उन्हें अग्री किया हुआ है, तो वो ठीक है। अगर नहीं दिया है तो कितना, 6% पर एनम, 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन पेबल तब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल तभी है जब उन लोगों ने अग्री किया कि हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, उन्होंने जब अग्री किया है कि हम इंटरेस्ट देंगे। Partner is entitled to indemnity for expenses, payments and emergency disbursements made for firm। मतलब कि मान लो कोई इमरजेंसी आ गई थी, ठीक है, कुछ इमरजेंसी आ गई थी एंड फर्म से पैसा नहीं ले पाया, बट पार्टनर ने अपने पर्सनल लेवल पे जाके कोई एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। मान लो कोई एम्प्लॉय था फर्म का, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंट कब हुआ, जब वो बिजनेस में काम कर रहा था, जब वो फर्म में काम कर रहा था तब उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, एंड पार्टनर उसको लेके गया हॉस्पिटल, उसने अपने पर्सनल एक्सपेंस कर दिया, मान लो 5,000 का खर्चा कर दिया, ठीक है। किसका खर्चा था, वो खर्चा था वो फर्म का, उसने खुद के एक्सपेंस पे कर दिया, तो फर्म उसको इंडेमनीफाई कर सकती है। इंडेमनीफाई मतलब उसका रीइंबर्समेंट करेगी, उसको रीइंबर्समेंट कर सकती है, किसको, पार्टनर को। तो ये उसका हक है कि वो फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा अपने पर्सनल लेवल पे जाके कर रहा है, या कोई पेमेंट कर रहा है, कोई इमरजेंसी के लिए पेमेंट कर रहा है, तो पार्टनर को रीइंबर्स हो जाना चाहिए। रीइंबर्स मतलब इंडेमनीफाई हो जाना चाहिए। इंडेमनीफाई कौन करेगी, फर्म करेगी, फर्म करेगी, ठीक है। Every partner is joint owner of partnership property and it must be used exclusively for partnership purpose. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है उस पे सबका जॉइंट ओनर इंटरेस्ट है, सबका जॉइंट ओनर के हिसाब से इंटरेस्ट है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पे, ठीक है। एंड उनके पास एक्सक्लूसिव, और वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहाँ यूज होनी चाहिए, एक्सक्लूसिवली फॉर पार्टनरशिप पर्पसेस ही यूज होनी चाहिए, उसके अलावा मत यूज करो। आप उसको पर्सनल लेवल पे यूज नहीं कर सकते, बट वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है, तो सारे ओनर्स पे, सारे पार्टनर्स पे जॉइंट ओनर रहेंगे, एंड वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली सिर्फ पार्टनरशिप पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। Now partner has power to act in emergency to protect firm from loss।
पार्टनर के पास पावर है कि वो इमरजेंसी मतलब प्रोटेक्ट फर्म फ्रॉम लॉ। अगर पार्टनर को लगता है कि कोई भी काम करने से फर्म को लॉस होने वाला है, तो पार्टनर के पास राइट है कि वो इमरजेंसी में भी एक्ट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है विथआउट कंसल्टिंग अदर पार्टनर्स। ठीक है, उसके पास ये राइट है, उसको ये अथॉरिटी मिली है, उसके पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी के टाइम पे एक्ट कर सकता है खुद से, अकेले से, विथआउट टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। जब उसको लग रहा है कि इस काम को अगर नहीं किया गया तो पार्टनरशिप को लॉस है, इस कार्ड को नहीं किया तो पार्टनरशिप को लॉस है, पार्टनरशिप फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इमरजेंसी में एक्ट कर सकता है। ये उसके पास क्या है? पावर है। एवरी पार्टनर के प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर विथआउट कंसेंट। अगर सारे पार्टनर की कंसेंट लिए बिना आप किसी थर्ड पार्टनर को एडमिट कर रहे हो, मतलब कि ए और बी दो पार्टनर्स थे, सी आने वाला था, ए को तो सी पसंद है पर बी को सी पसंद नहीं है। अब ए ने बिना बी से पूछे सी को एंट्री दे दी फॉर्म में। ठीक है, सी को एंट्री दे दी। बी या वहां पे जाके खड़े होके बोल सकता है कि मेरा राइट था, तुम मुझसे पूछते, मुझसे कंसेंट लेते। जब तक तुमने मुझसे कंसेंट नहीं ली, तुमने कैसे सी को एंट्री दे दी, तुमने कैसे सी को एंट्री कर दी? तो वो प्रिवेंट कर सकता है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म विथआउट हिज कंसेंट। उसके कंसेंट के बिना अगर किसी थर्ड पार्टनर को आप एंट्री दे रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को आप एंट्री दे रहे हो फॉर्म में, तो वहां पे वो ये चीज को प्रिवेंट कर सकता है, उसके पास ये राइट है। Every partner has right to retire by notice in partnership at will। जब पार्टनरशिप एट विल चल रही है, पार्टनरशिप एट विल पता ना क्या है? पार्टनरशिप एट विल मतलब कि जिसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, वो ऑनगोइंग चलती रहेगी जब तक पार्टनर्स खुद चाहे नहीं डिसॉल्व करना उस फॉर्म को। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप चलती रहेगी। पार्टनरशिप एट विल किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है, वो चलती जा रही है जब तक उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, एट देयर विल। ठीक है, तो जब ये पार्टनरशिप विल चल रही है तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके रिटायर हो सकता है, ये उसके पास राइट है। किसी ने उसको रोक के नहीं रखा है, वो चाहे रिटायर होना उस पार्टनरशिप फॉर्म से, तो वो नोटिस देके रिटायर हो सकता है। क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। ओके, एवरी पार्टनर हैज राइट नॉट टू एक्सपेल फ्रॉम पार्टनरशिप। मतलब कि अगर आपका एक्सपल्शन किसी गलत तरीके से हो रहा है, किसी गलत तरीके से आपका एक्सपल्शन हो रहा है, तो आपके पास राइट है कि आप उस एक्सपल्शन के खिलाफ भी बोल सकते हो। ठीक है, आप उस एक्सपल्शन के खिलाफ भी बोल सकते हो। 1 सेकेंड। इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर डेट्स बिफोर बिकमिंग पार्टनर। मतलब क्या? नया पार्टनर आया है, ठीक है, ए बी सी, ए बी थे, सी को एंट्री मिली। ए बी ने पुराने ए सी को एंट्री देने से पहले, सी पार्टनर पार्टनर बना, उसके पहले उन्होंने किसी को डेट देके रखा हुआ था 10 लाख का। अब सी आया, सी को बोला कि 10 लाख का दिया है, तुम्हारा भी हिस्सा होगा, तुम्हें भी वैसे पैसा देना पड़ेगा, 10 लाख का डेट है। सी बोलेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे आने के पहले तुमने ये डेट लिया हुआ है, मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं था, मैं तो पार्टनर अब बना हूं। तो जो पुराने डेट्स हैं उसमें लायबिलिटी नहीं बनती किसकी? इनकमिंग पार्टनर की, नहीं तो उसके साथ गलत हो जाएगा। पुराने सारे डेट्स जो उसके पहले आने के पहले, उसके पार्टनर बनने के पहले जितने डेट्स लिए हैं फर्म ने, उसके पार्टनर बनने के पहले जितने भी डेट्स लिए फर्म में, उसमें नए पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती, नए पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती। दूसरा, आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशंस। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी का बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म का, ए बी सी का स्टेशनरी का बिजनेस है। ए बी सी का क्या है? स्टेशनरी का बिजनेस है। ओके, सी ने रिटायरमेंट ले लिया और अब सी अलग से स्टेशनरी का बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक है, अलग से स्टेशनरी का। तो क्या बिजनेस है? कंपीटिंग बिजनेस है अपनी ही फर्म के साथ। ओके, कंपीटिंग बिजनेस है अपनी फर्म के साथ, तो वो कर सकता है अनलेस कंडीशंस में लिखा है कि वो कंपीटिंग बिजनेस 2 साल नहीं कर सकता, 3 साल नहीं कर सकता। ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस दिए रहते हैं, किसमें? पार्टनरशिप अग्रीमेंट में दिए रहते हैं। तो उसमें अगर लिखा है कि कोई आउटगोइंग पार्टनर है या रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो बाद में जाके कंपीटिंग बिजनेस जो फर्म का है, फर्म का कंपीटिंग बिजनेस करने वाला है, तो उस पर अगर रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज दिया हुआ है तो वो नहीं कर सकता। अगर नहीं दिया है, कुछ नहीं की बोल रहे, साइलेंट है, तो उसके पास राइट है कि वो कैरी कर सकता है कंपीटिंग बिजनेस भी। उसके पास राइट है कि वो कंपीटिंग बिजनेस भी कैरी कर सकता है आफ्टर मूविंग आउट फ्रॉम द फॉर्म। ठीक है, आफ्टर मूविंग आउट फ्रॉम द फॉर्म।
ओके, तो ये क्या है? ये हक है, किसका है? पार्टनर का हक है। पार्टनर के हक में क्या क्या आता है, चलो अपन एक और बार लिख लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि पार्टनर के हक में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलो, हक की बात हो रही है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। और ये राइट्स कब यूज आएंगे? जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है इन बातों पे, तो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का, हम उसके पास जाएंगे और ये राइट्स देखेंगे। ये राइट्स देखेंगे तब जाके हम समझेंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या राइट है उसके पास। ठीक है, रुकना, मैं एक मिनट जरा नोट्स खोल लूं अपने फोन में, फिर अपन लिखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस खुल गया। हम्म, आपको पता है कि आज ना, अ, अच्छा, मैं स्टोरी बाद में सुनाती हूँ, बाद में, पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं फिर स्टोरी सुनाते हैं। पहले अपन राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ लें, एक चीज तो कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ आज की, कि आज मैंने क्या किया था। ओके, चलो फटाफट, कितने पॉइंट्स है? तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, 12 पॉइंट्स है। ओके, याद करना है ही नहीं आपको, याद नहीं करना आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए क्या क्या राइट्स है। आपको लर्न करने से ही बैठना, आपको कहीं लिखना नहीं है। आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना है, तो वहां पे तो आ ही जाएगा सामने लिखा हुआ। अगर आपने 2 बार भी पढ़ा है ना, तो आपको दिख जाएगा कि क्या आंसर सही है। 2 बार भी पढ़ने पे आपको आंसर सही दिख जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, लर्न तो करना ही नहीं है। लर्न तो हमें गिरी से गिरी हाथ में भी करना नहीं है इसमें ना। एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन, तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि राइट्स क्या है, बाकी फालतू की बातें नहीं लिखने वाली है ना। तो यहाँ लिखती हूँ, टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। पहली बात तो ये हो गई, कंडक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या याद है? हाँ ठीक है, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, सही है, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? एग्जामिन भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड कॉपी भी करवा सकते हैं, एंड कॉपी द। ठीक है, दोनों चीज का उनके पास राइट है। ठीक है, दोनों चीज का राइट है। तीसरी चीज आ रही है, शेयर मिलना चाहिए, किसमें? शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, मतलब कि अगर कोई और प्रपोर्शन में करना चाहे, 90-10, 80-20, 60-40, किसी और रेशियो में करना चाहे, तो अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है, अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो ऐसा कर लो, अग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो ऐसा कर लो। क्या बोल रहे हैं कि इफ अग्रीमेंट और आर्टिकल्स आर साइलेंट, अगर वो साइलेंट है, एग्रीमेंट और आर्टिकल साइलेंट है, तो आपको क्या करना? राइट्स ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे आना है। ये कहाँ पे लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? इससे क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमको मैम ये समझ में नहीं आएगा? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। फिर आती है बात किसकी? ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम और एनी अदर अदर रेट अग्रीड। और ये किस पे मिलेगा? ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड द अग्रीड कैपिटल। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी समझ में आया क्या?
चलो ये भी तो इजी था। कौन सा ऐसा डिफिकल्ट सी बात होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो बात कर रहे हैं। क्या डिफिकल्ट बात है उसमें कि जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना था उससे बियॉन्ड जाके आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, तो उस पे आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, जब अग्री किया हुआ है। एंड अगर नहीं, अगर कोई रेट नहीं दिया तो 6% पर एनम। ठीक है, रेट दिया होना चाहिए। अगर रेट दिया है तो उससे दे दो, नहीं दिया तो 6% पर एनम से दे के बात को खत्म करो। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज डाल देती हूँ, पेबल ओनली इफ अग्रीड। ठीक है, इस चीज को बस यहाँ पे नोट कर लो। ओके, उसके बाद आ रही है इंडेमनिटी वाली। कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंडेमनिटी की बात करें। इंडेमनिटी का मैंने क्या सिखाया था? इंडेमनिटी का मतलब होता है, इंडेमनिटी का मतलब होता है कि फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी, रिम्बर्स करेगी। किसके लिए? एनी एक्सपेंसेस या पेमेंट्स करी है ऑन behalf of the firm। ठीक है, बिहाफ ऑफ द फर्म कोई भी एक्सपेंसेस या पेमेंट्स करी है इन बिहाफ ऑफ द फर्म, उसके लिए उनको क्या होना चाहिए? रीइंबर्समेंट कर दो। ठीक है, रीइंबर्समेंट कर दो। अच्छा, यहाँ पे टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे कर लेती हूँ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये लाइन लगा दी। इसमें मैंने लाइन इसे लगा दी है कि आप उसको एक बार में देखते ही समझ जाओ, एक बार में देखते ही समझ जाओ। बात हो रही है, नेक्स्ट बात है आपकी जॉइंट ओनरशिप इन, joint owners in partnership property used exclusively for partnership purposes। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या बात चल रही है, तो जॉइंट ओनर्स की बात चल रही है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में बोल रहे हैं कि आप क्या हो? हमारे जॉइंट ओनर्स हो। आप क्या हो? हमारे जॉइंट ओनर्स हो। उसके बाद क्या बात हो रही है? उसकी बात हो रही है उसके बाद कि पावर है उनके पास, पावर टू एक्ट इन इमरजेंसी। कब कब कब? टू प्रोटेक्ट फॉर्म फ्रॉम लॉसेस। ठीक है, हो गया, ये भी आ गया। चलो, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर विथआउट कंसेंट। तो कोई पार्टनर के पास राइट है टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर विथआउट कंसेंट। ठीक है, ये भी क्या चीज समझ में आ गई है? चलो, ये भी चीज हमें समझ में आ चुकी है। ये जो मैं सर्कल बनाया ना, ये सर्कल याद रखना कि सर्कल मैंने कैसे बनाया। बहुत ही मुश्किल से बनाया है ये मैंने। अच्छा, मेरे को 4 पॉइंट्स लिखने हैं यार, कुछ तो मेरे को जुगाड़ करनी पड़ेगी घर पे। 4 पॉइंट्स लिखने हैं, थोड़ी थोड़ी जगह को मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो पहले थोड़ा शिफ्ट कर ले तो मेरी जगह बच जाए। वो 4 पॉइंट्स और लिखने हैं अभी यहाँ पे। कितने अच्छे से हो रहा है ना, मेरे को देख के इतना अच्छा लग रहा है कि कितने बढ़िया तरीके से ये शिफ्ट हो रहा है। ना कोई ग्लिच हो रही है, ना कुछ पागलपंती हो रही है। यहाँ पे आराम से ये शिफ्ट हो जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। अब मुझे चाहिए बस यहाँ पे इसको हटाने का।
लाइनर और एरो तो अपन बाद में भी खींच लेंगे, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, बट वो क्या अच्छा दिखता है, खींचते जाओ साथ साथ में, तो अच्छा दिखता है ना। अब मेरे को 4 पॉइंट्स याद रखते हैं, 4 पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, घुसा लेंगे अपन, कैसे भी उसको घुसा देंगे, कैसे भी तो घुसा लो उसको, है ना। चलो चौथा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि उनके पास राइट है टू रिटायर, राइट टू रिटायर आफ्टर नोटिस। नोटिस देने के बाद क्या सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं इन पार्टनरशिप एट विल। जब पार्टनरशिप एट विल है तो दे हैव द राइट टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप, टू रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप बाय गिविंग अ नोटिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ रही, एवरी पार्टनर इज राइट टू नॉट टू बी एक्सपेल फ्रॉम पार्टनरशिप। तो राइट क्या है, नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप, ठीक है। ये एक और राइट आ गया। उसके बाद एक और राइट है कि इनकमिंग पार्टनर पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी फॉर द डेट्स बिफोर बिकमिंग पार्टनर। तो जो न्यू पार्टनर है या इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर हैज नो लायबिलिटी ऑन डेट्स बिफोर बिकमिंग पार्टनर, ठीक है। एक बात ये हो गई। लास्ट बात को यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं, ये हो गया बहुत छोटा सा, आप इसको लिख लेना, है ना। आई थिंक ये दिख जाएगा आपको, ऐसा कुछ है नहीं कि दिखेगा नहीं। आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर कैन डू कंपीटिंग बिजनेस, ये है। इसमें लिख दो टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी इसमें, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें रहेगी। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये क्या कंप्लीट हो गया आपका, राइट्स ऑफ पार्टनर, इसी एक चार्ट में पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नंबर भी डाल देती हूँ, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे ही लिखना एक पेज को। आपके पास A4 साइज की, मैं दिखा देती हूँ, ऐसी बुक होगी, ठीक है, ऐसी नोटबुक होगी। आप क्या करो ना, ऐसी नोटबुक में यहाँ पे ऐसे में पूरे में लिख लो, ऐसे में पूरे में यहाँ पे लिख लो, ठीक है। कि आपको कैसे लिखना है, इस पूरे में इस तरीके से लिखना है, लैंडस्केप मोड में लिखना है, पोर्ट्रेट मोड में नहीं लिखना है, लैंडस्केप मोड में लिखना है। ऐसे में लिख लोगे तो पूरा आ जाएगा एक ही उसमें, और एक बार देखोगे पूरा पढ़ोगे खत्म हो जाएगा। और पता है क्या, आप अगर अपनी लिखी हुई चीजों को देखते हो ना तो जल्दी याद होती है। जो आपके हाथ की लिखी चीज है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये तो हम पढ़ चुके हैं। बुक से पढ़ोगे ना बार बार तो बुक से लगेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्या हुआ था, नहीं पता। बट है ना, लिखी हुई हाथ की चीज होगी ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ ये चीज पहले भी, मैं एक बार और देखूंगी, मुझे याद आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ोगे, हो जाएगा। ओके, चलो फटाफट ड्यूटीज करते हैं, क्योंकि फिर हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। पावर टू एक्ट, अच्छा मैं 1 घंटे की क्लास इसलिए लेती हूँ कि आप जल्दी जल्दी पढ़ सको, ठीक है। मैं 2 2 घंटे की लूंगी तो ज्यादा भारी लगता है, बर्डन मेरे को भी लगता था 3 3 घंटे की क्लास एक साथ बैठ के देखने की। अगर वो एक एक घंटे में डिवाइड होते हैं वो फटाफट कर लेती। तो वो बस एक मेंटेलिटी है, मेंटल गेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मेंटल गेम है। बाद में क्या होगा ना कि अभी तो एक एक घंटे की चल रही है, नेक्स्ट मंथ जुलाई से क्या होगा कि जुलाई से अपन ऐसा करेंगे कि फिर 2 2 घंटे की क्लास लेंगे, कि आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। एक बार फास्ट स्पीड पकड़ेंगे, उसके बाद फास्ट स्पीड पकड़ेंगे कि फटाफट अगस्त तक हमारा अगस्त तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सितंबर सिर्फ रिवीजन के लिए सितंबर होना चाहिए। इसलिए हम जुलाई अगस्त में इतनी फास्ट स्पीड पकड़ेंगे कि फटाफट कंप्लीट करेंगे, बट अभी तो एक एक घंटे की क्लास है, तब शायद 2 घंटे की भी हो जाए, ठीक है। पावर है इनके पास टू एक्ट इन इमरजेंसी, ठीक है। प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, ये है। राइट टू रिटायर है, ठीक है। नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर के पास हैज नो
लायबिलिटी। ठीक है, एन आउटगोइंग पार्टनर कैन डू कंपीटिंग बिजनेस। ये हो गया आपका क्या, राइट्स ऑफ द पार्टनर। ये क्या है, पार्टनर का हक है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। हमने हक की बात कर ली, अब ड्यूटीज की बात करते हैं। क्या क्या ड्यूटीज है जो उसको निभानी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर के ऊपर। सिर्फ राइट्स के साथ तो काम नहीं चलेगा, ड्यूटीज भी तो देनी पड़ेगी ना, कुछ कुछ ड्यूटीज भी देनी पड़ेगी, ड्यूटीज भी करना पड़ेंगे। चलो। हाँ। ड्यूटीज क्या है पार्टनर की। अच्छा, ये चीजें कहाँ पर लिखी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है, ड्यूटीज भी। ठीक है, और जब आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो, अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये ड्यूटीज आप फॉलो करोगे। यहाँ पे क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप एग्रीमेंट द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी ड्यूटीज अप्लाई। ओके, चलो। एवरी पार्टनर मस्ट कैरी ऑन बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब कि हर पार्टनर की ड्यूटी है कि आप बिजनेस इस तरीके से करो कि सबका एडवांटेज रहे, सबका एडवांटेज रहे, सबको प्रॉफिट हो। इस तरीके का बिजनेस करो कि जो बिजनेस है वो एडवांटेज रहे, उसमें वो अच्छे से ग्रो हो पाए। एवरी पार्टनर मस्ट बी जस्ट एंड फेथफुल टू अदर पार्टनर्स। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ पार्शलिटी कर रहे हो, किसी के साथ अनजस्ट कर रहे हो, या आप किसी का ट्रस्ट तोड़ रहे हो। पार्टनरशिप तभी होती है जब लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है, दोनों एक दूसरे पे बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, जस्टिस नहीं रहेगा, फेथ नहीं रहेगी एक दूसरे में, तो आप पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे। तो सारे पार्टनर एक दूसरे के साथ जस्ट हैं, फेथफुल हैं, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए। अ पार्टनर मस्ट कीप एंड रेंडर ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स। मतलब कि वो किसी से अकाउंट छुपाए नहीं, दूसरे पार्टनर से अकाउंट ना छुपाए, है ना। तो उसको हमेशा ट्रू अकाउंट्स एंड अकाउंट्स को बनाने चाहिए, एंड उसी रिकॉर्ड्स को कीप करने चाहिए, करेक्ट और ट्रू होने चाहिए। एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट विथ utmost गुड फेथ एंड डिस्क्लोज ऑल इन्फॉर्मेशन। हमेशा गुड फेथ में काम करे, मतलब भलाई के लिए काम करे, अच्छे मन से काम करे, किसी की बुराई लेके काम ना करे, किसी के लिए गलत करने के लिए काम ना करे, आप दूसरे पार्टनर के लिए गलत करने का काम ना करे। और हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी एक दूसरे को बतानी है, पूरी एक दूसरे को बतानी है। जैसे कि शादी में चलता है कि शादी में आपको अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को पूरी चीजें बतानी होती है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, उसके साथ बुरा नहीं करना है, हर चीज डिस्क्लोज करनी है, हर एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, हर एक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। पार्टनर मस्ट अकाउंट फॉर सीक्रेट प्रॉफिट मेड विथआउट कंसेंट ऑफ अदर्स। अगर आपने पार्टनरशिप में रहते हुए कुछ सीक्रेटली प्रॉफिट्स किए हैं विथआउट कंसेंट ऑफ अदर्स, तो आपको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में बताना पड़ेगा, एंड उसके लिए भी जवाबदारी देनी पड़ेगी अगर पता चल गया। ठीक है। पार्टनर्स मस्ट नॉट compete with firm without consent. Unauthorized profits belong to firm. मतलब ऊपर अपने ड्यूटी क्या बढ़ी थी कि उसके पास राइट है टू डू competing बिजनेस, बट सबकी कंसेंट होनी चाहिए उस केस में। उसी चीज को बता रहे, उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि कंसेंट के साथ कंपीटिंग बिजनेस कर लो। अगर कंसेंट के साथ कंपीटिंग बिजनेस नहीं किया है तो वो प्रॉफिट किसका होगा, वो प्रॉफिट माना जाएगा अनऑथोराइज प्रॉफिट, और वो फॉर्म का ही माना जाएगा। Every partner must attend diligently to business and is not entitled to remuneration unless agreed otherwise। मतलब कि हर पार्टनर को डिलीजेंटली डिलीजेंटली बिजनेस पे काम करना है। मतलब कि आप सारे ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो। डिलीजेंटली मतलब कि नेग्लिजेंट का जो अपोजिट होता है, मैं उसको हिंदी में समझाऊं कि आप कुछ चीज इग्नोरेंस के साथ नहीं करे, कुछ नेग्लिजेंटली काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो नेग्लिजेंट का अपोजिट होता है डिलीजेंट करना, है ना। डिलीजेंट मतलब कि अच्छे से काम करना। तो आपको बिजनेस में डिलीजेंटली काम करना है, और आपको रेमुनेशन तभी मिलेगा जब अग्रीड है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आप रेमुनेशन नहीं मांग सकते हो, बट एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको रेमुनेशन मिलेगा, तो आप तभी रेमुनेशन के लिए एंटाइटल्ड हो। एवरी पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेस इक्वली अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ऊपर बात हुई थी राइट में प्रॉफिट की, प्रॉफिट की बात जब होती है तो हक की बात हुई। ड्यूटी में आता है लॉसेस, ड्यूटी में आ रहा है लॉसेस। क्यों? अगर लॉसेस शेयर करना मतलब कि एक ड्यूटी है आपकी कि आप लॉस शेयर कर रहे हो फॉर्म के, मतलब कि आप नुकसान झेल रहे हो, नुकसान झेल रहे हो। प्रॉफिट तो आपका एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है, तो वो आपका हक है कि आप उसको मांगो। लॉसेस कोई हक से नहीं मांगता।
ठीक है, लॉसेस पे ड्यूटी आती है, लॉसेस पे हक नहीं मानता, लॉसेस पे आपका एक मैंडेटरी चीज आ जाती है कि आपको तो ये ड्यूटी है, आपकी तो करनी पड़ेगी, है ना? तो लॉसेस भी आपको इक्वली शेयर करना है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड कि भाई तुम लॉस नहीं झेलोगे, हम लॉस झेल लेंगे, या तुम्हारा 20% का लॉस है, हमारा 80% का लॉस है, जो भी चीज है, अगर अग्रीड है तो ठीक है, नहीं तो आपको इक्वली लॉसेस शेयर करना है, जैसे कि आप इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फॉर्म पर्पस। आप समझ रहे हो, जो ऊपर पढ़े थे ना, जो ऊपर पढ़े थे ना, उसी पे थोड़ा मैंडेटरी टच डाल के क्या कर दिया है, ड्यूटीज बना दी है, उसी पे मैंडेटरी टच डाल के ड्यूटीज बना दिया कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी भी आप एक्सक्लूसिवली फॉर्म के पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ये क्या है, आपकी ड्यूटी है ना? बट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पे आपकी ओनरशिप रहेगी, जॉइंट ओनर्स रहोगे, आप सारे पार्टनर्स जॉइंट ओनर्स रहोगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पे, वो आपका हक है। बट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली सिर्फ पार्टनरशिप पर्पस के लिए यूज होगी, वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है। एवरी पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई फॉर्म फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, और फर्म को नुकसान हो रहा है उससे, फर्म को नुकसान हो रहा है, तो फर्म पार्टनर की भी ड्यूटी है कि वो इंडेमनिफाई करे फर्म को। जैसे पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी थी कि वो इंडेमनिफाई करे पार्टनर को, इनकेस पार्टनर एक्सपेंस कर रहा है, पेमेंट्स कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। जब पार्टनर लॉसेस कर रहा है, फ्रॉड करके, स्कैम करके, बिजनेस अगर लीगल बिजनेस करके लॉस हो रहे हैं, दैट इट्स ओके। बट अगर फ्रॉड या स्कैम करके फर्म को लॉसेस हो रहे हैं, तो पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। पार्टनर को इंडेमनिफाई, दोनों की, पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, पार्टनर की ड्यूटी बन चुकी है यहाँ पे। पार्टनर गिल्टी ऑफ विलफुल नेग्लेक्ट मस्ट कंपनसेट फर्म फॉर रिजल्टिंग लॉसेस। ठीक है। अगर पार्टनर नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है, ठीक है, विलफुली उसने नेग्लेक्ट किया है किसी चीज को, बिजनेस के किसी कंडक्ट को, उसकी वजह से अगर फर्म को लॉस हो रहा है, तो वो कंपनसेट भी करेगा, वो कंपनसेट भी करेगा। ठीक है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर पार्टनरशिप इंटरेस्ट टू मेक ट्रांसफरी अ पार्टनर। मतलब कि पार्टनर जो है अपने अपना जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है, ऐसे ही किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जिससे जिसको भी ट्रांसफर किया वो पार्टनर बन जाए। ठीक है। मैं मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है, मैं किसी फर्म में पार्टनर हूँ, हम 3 लोग हैं पार्टनर में। ठीक है, हम 3 लोग हैं पार्टनरशिप में। मैं बोल रही हूँ कि मेरी चौथी एक दोस्त है, तो क्या करती हूँ, मैं अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट है ना सामने वाले को दे रही हूँ, और मैं इस पार्टनरशिप से जा रही हूँ। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये ट्रांसफर कहाँ हो सकता है, ये सिर्फ शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकता है दूसरे पर्सन को, तो दूसरा पर्सन शेयर होल्डर बन जाएगा। ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट आप नहीं कर सकते किसी तीसरे पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को। पार्टनर में असाइन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड एसेट्स, बट ट्रांसफरी गेट्स नो मैनेजमेंट राइट्स। मतलब सब पार्टनर बना सकते हो आप, अपने प्रॉफिट्स में से उसको शेयर्स दे सकते हो, अपने एसेट में उसको शेयर, आपके जो हिस्से का प्रॉफिट है उसमें से आप किसी को और को दे दो शेयर, आपके हिस्से का जो एसेट है आप उसमें से किसी और को, थर्ड पार्टी को शेयर दे दो, वो आपको सब पार्टनर बन सकता है। बट वो आप अपना खुद का पूरा इंटरेस्ट या राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है। Every partner must act within actual authority and compensate for unauthorized acts unless ratified। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि सारे पार्टनर जो हैं, वो जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी अथॉरिटी है उसके बाउंड्री में ही एक्ट करें। ठीक है। अगर वो कुछ अनऑथोराइज एक्ट करते हैं, बियॉन्ड द पावर्स जाके कुछ एक्ट करते हैं, तो उसके लिए वो कंपनसेट करेंगे, अनलेस अगर सबने रेटिफाई कर दिया, सबने कंसेंट दे दी कि चलो ये एक्ट आपने किया है, अच्छे के लिए किया है, तो हम आपको दे रहे हैं, पावर दे देते हैं इस एक्ट को करने के लिए। अनलेस रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट मिल गई, रेटिफिकेशन मिल गया, मतलब जो एक्ट हो चुका है उसको अप्रूवल मिली है, जो एक्ट हो चुका है। ठीक है। अप्रूवल कब मिलती है, एक्ट करने के पहले अप्रूवल मिलता है, तब उसको बोलते हैं अप्रूवल। जब एक्ट करने के बाद अप्रूवल ले रहे हो ना सबका, तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, रैटिफिकेशन बोलते हैं। जब आपने एक्ट कर दिया है उसके बाद आपको अप्रूवल मिल रहा है, जब आपने एक्ट कर दिया है उसके बाद कोई अप्रूवल मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रैटिफिकेशन। ठीक है। तो जब भी आपने कोई ऐसा अनऑथराइज एक्ट कर दिया, या तो उसके लिए आप कंपनसेट करो, अगर कंपनसेट मतलब अगर आप सबने रेटिफाई कर दिया तो कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, तो रेटिफिकेशन होना चाहिए या कंपनसेशन होना चाहिए अनऑथराइज एक्ट्स के लिए। ठीक है। ये हो गई हमारी ड्यूटीज। क्या हो गई हमारी ड्यूटीज, कितने हैं ड्यूटीज हमारे पास, 3,
तीन छः, तीन नौ, तीन बारह और 15। 15 ड्यूटीज हैं। 15 ड्यूटीज हैं और 12 राइट्स हैं। 15 ड्यूटीज है, 12 राइट्स हैं। क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ कि आप इन ड्यूटीज को एक खुद का माइंड मैपिंग बना सकते हो? क्या मैं आप पे ये भरोसा कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? अगर नहीं कर सकती तो मैं आपको खुद लिखवा देती हूँ। अगर नहीं कर सकती तो। बट चलो एक काम करते हैं, अपन लिख ही लेते हैं। अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जो अपने ड्यूटीज ऑफ पार्टनर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, अपना नोट्स तो पूरे कंप्लीट रहेंगे ना, नोट्स कंप्लीट रहने चाहिए। इसको कैसे बना, इसको नॉर्मल तरीके से लिख लें कि इसको भी इसी तरीके से बना देती हूँ जिससे ये ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप अग्री, ठीक है। ओके, चलो एक एक करके इसके सारे ड्यूटीज भी अपन नोट करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं। 15 है तो उसके लिए छोटा छोटा लिखना पड़ेगा और स्पेस रखनी पड़ेगी, ठीक है। ड्यूटी क्या है, टू कैरी ऑन बिजनेस, कैरी बिजनेस टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। ये पहली बात हमको समझ में भी आ गया, ठीक है। दूसरा था टू बी जस्ट एंड फेथफुल, किसके लिए, टू अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के लिए, टू बी जस्ट एंड फेथफुल। उसके बाद कीप ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, एक्ट विथ गुड फेथ एंड डिस्क्लोज फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हो गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है जहां मेरे को लगेगा कि यार ये चीज आपको समझ में एकदम से नहीं नहीं आई होगी, मैं आपको फिर से वो समझा दूंगी, ठीक है। ड्यूटी है टू अकाउंट फॉर सीक्रेट, एक मिनट, टू अकाउंट फॉर सीक्रेट प्रॉफिट्स मेड विथआउट कंसेंट, ठीक है। कितने लिख लिए, 5 लिख लिए। क्या इन पांचों में प्रॉब्लम है कि बिजनेस कैरी करना, अटमोस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए जस्ट एंड फेथफुल रहना, सबसे ट्रू और करेक्ट अकाउंट एंटर करने हैं, कीप करने हैं, ठीक है। गुड फेथ और डिस्क्लोज करना है सारी फुल इंफॉर्मेशन, एंड सीक्रेट प्रॉफिट्स बनाए विदाउट कंसर्न, तो उसका भी आपको जवाबदारी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका टू नॉट compete with firm विथआउट कंसेंट, कंसेंट के बिना आप compete नहीं कर सकते फर्म के साथ, फर्म के साथ compete नहीं कर सकते। अगर किया है, अगर किया है तो अनऑथोराइज्ड प्रॉफिट्स बिलोंग्स
टू फॉर्म। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका क्या है कि must attend diligently to business and is not entitled to remuneration unless otherwise agree। तो पहली चीज है कि attend business diligently, negligently नहीं, diligently। पहली चीज ये, पहली बात तो ये हो गई। and not entitled किसके लिए, to remuneration unless agreed। ठीक है, unless agreed, ये हो गई आपकी बात। ठीक है, उसके बाद की बात करें, उसकी बाद की बात करें। बाद की बात क्या है, कितने हो गए यहाँ पे, 5 हो गए, 6 7। थोड़ा सा इसको और अपन को पास में करना पड़ेगा, दूर हो गया है, अपने पास जगह नहीं बचेगी लिखने के लिए तो। अगर आपको पीछे से बसेस की आवाज आ रही है ना, तो नो, मैं बस स्टॉप पे नहीं रहती हूँ। बस मैं मेन रोड पे रहती हूँ, तो वहां बसेस की बहुत ज्यादा आवाज आती है। आई कांट डू एनीथिंग लिटरली। ओके, मुझे भी बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस होती है। एवरी पार्टनर मस्ट अटेंड डिलीजेंटली, ये बात अपन ने कर ली। पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो यहाँ बात आ रही है शेयर लॉसेस इक्वली अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ठीक है, अगर दूसरे रेशो में अग्री किया है तो ठीक है, बट आपको लॉसेस लॉसेस कैसे शेयर करने हैं, इक्वली शेयर करने हैं। उसके बाद की बात क्या हो रही है, लॉसेस के बाद बात हो रही है कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सिर्फ फॉर्म के पर्पस के लिए यूज होगी। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर फॉर्म पर्पसेस। ठीक है, ठीक है, ये बात भी ठीक है, क्या ये बात भी सही है? हाँ। उसके बाद बात आती है कि इंडेमनीफाई फॉर्म फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। इंडेमनीफाई फॉर्म फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। फ्रॉड के बाद कुछ लॉस हुए हैं अगर फर्म को, तो हर पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। लॉसेस कॉज्ड बाय willful neglect must be compensated। अगर willful neglect के थ्रू अगर लॉसेस हुए हैं तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कहाँ लिखूं मैं, कहाँ जगह बनाऊं लिखने की, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको, जिससे कहीं तो जगह बन जाए, नीचे ही बन जाए तो चल जाएगा। चलो उसको यहाँ कर देती हूँ कि यहाँ एक जगह बन गई अपने पास, कुछ तो बन गई, ज्यादा नहीं तो कुछ तो बन गई। और एक लिखने की जगह शायद ऊपर भी है, अगर एक मैं लिख सकती हूँ तो ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ। लास्ट पॉइंट था एक्ट विथ विथ इन अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी जितनी मिली है उसमें एक्ट करो। अगर कोई एक्ट विथ इन अथॉरिटी, अगर कोई अनऑथोराइज्ड एक्ट किया है
अनऑथराइज्ड एक्ट किया है तो या तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा या तो आपको रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। कंपनसेट कराओ या रेटिफिकेशन करा लो, ठीक है। ये पता है, ये जो अपने लिखा है ना, ये आपको पता है कब समझ में आएगा? ये तभी समझ में आएगा जब आपने इसको मेरे साथ पढ़ा है। जब आपने इसको मेरे साथ पढ़ा है तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। नहीं तो आपके बात ही ना दिमाग ऊपर सिर से निकल जाएगी, आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी, आपकी बात समझ नहीं आएगी। क्योंकि आप जो नोट्स बनाते हो ना वो सिर्फ आपको ही समझ में आता है, वो किसी और को आप नहीं समझा सकते, वो आप किसी और को नहीं समझा सकते हो। क्या? देखो मैंने कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके किया। चलो एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है जो अपन यहाँ पे मतलब दो पॉइंट्स है उसको मर्ज करके लिख रहे हैं कि पार्टनरशिप इंटरेस्ट, जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ओनली, ओनली profits and share of a partner can be assigned to third पार्टी, ठीक है। दो पॉइंट्स को मैंने यहाँ मर्ज करके लिख दिया है, दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ मर्ज करके लिख दिया जिससे एक ही जगह पे आ गया कि पार्टनरशिप इंटरेस्ट को तो आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। जो आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट है, आप पार्टनर हो, आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट है, तो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिर्फ जो आपका जो ओनली प्रॉफिट्स एंड शेयर्स है पार्टनर के कैन बी असाइन टू थर्ड पार्टी, ठीक है, वो आप असाइन कर सकते हो। यार इसको मैं थोड़ा अच्छे तरीके से और लिखती हूँ, ये क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए आप लोगों के लिए, इसको और सिंपल लैंग्वेज में अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि पार्टनर कैन ओनली असाइन पर्सनल शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स टू थर्ड पार्टी। सिर्फ यही कर सकता है पार्टनर, क्या कर सकता है, सिर्फ असाइन कर सकता है अपना शेयर या प्रॉफिट्स किस शेयर कर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स टू थर्ड पार्टी, बट अपना पार्टनरशिप इंटरेस्ट वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे जरा इधर पे नंबर डाल देते हैं कि क्या क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, अ, आठ, नौ, 10 और 11। कुछ कम हो रहा है, कुछ तो कमी हो रही है, मैंने ना गलत नंबर डाल दिया इसलिए कमी हो रही है। कंट्रोल Z कर ले। यहाँ से ये है सिक्स पॉइंट, अरे सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, अब सही है, 10, 11, 12, 13, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक आध दो पॉइंट्स को 14 15 को मर्ज कर दिया है तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने मर्ज कर दिया एक पॉइंट में इसलिए वो नहीं दिख रहा है, बाकी तो सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं आपकी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। इसको भी आप नोट डाउन कर लो अपने बुक में, जैसे मैं बताया था ऐसे पेज पे नोट डाउन इसको कर लेना, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई राइट्स एंड ड्यूटीज की? ओके। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन ये करने वाले हैं कि अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसको तुरंत ही अपन रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज है जो अभी अपन ने पार्टनर का पार्टनर के साथ रिलेशनशिप देखा, वो देख लिया।
और वो कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब रिलेशन ऑफ पार्टी टू थर्ड पार्टी, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, वो हमको डिस्कस करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक है। अब मिलते हैं अपन कब, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। ठीक है। पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना एंड लिख भी लेना जो मैं बताया। ओके। चलो मिलते हैं, बाय बाय।